ट्रंप ने बोला कि जो वॉर है वो बहुत जल्दी खत्म हो सकती है और जो इंडियन बाजार है लास्ट कुछ टाइम से शानदार तरीके की रिकवरी दिखा रहा है और यूएस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। सो बहुत सारी चीजें हैं यहां पर डिस्कस करने के लिए। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बाजार से। अगर आप हमारे बाजार को देखोगे तो आज के दिन ये ग्रीटी जोन के अंदर जा चुका है और कुछ टाइम पहले तक यहां पर आपको फेयरफुलनेस दिख रही थी। इवन जो हमारा बाजार है वहां पे हर जगह ग्रीनरी देखने को मिल रही है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर यहां पे मेजर फॉल है। और ये सारे वो स्टॉक्स थे जो आज के दिन पॉजिटिव रहे और ये वाले जो स्टॉक्स थे ये आज के दिन नेगेटिव रहे। एक क्वेश्चन मेरे पास काफी बार आता है ग्रो को लेकर के कि यार ग्रो तो बहुत तगड़ा स्टॉक है, लास्ट कुछ टाइम में काफी अच्छी रैली दे चुका है। बेसिकली हो क्या रहा है क्योंकि वैल्यूएशन भी काफी एक्सपेंसिव है। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ग्रो को आप एज अ स्टॉक देख रहे हो, एज अ बिजनेस समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आप ग्रो को देखोगे तो ग्रो किस बिजनेस में है? ग्रो मेनली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, स्टॉक खरीद सकते हो और एफएनओ कर सकते हो, राइट। अब यहां पर एक और चीज है, जो इसकी वैल्यूएशन है वो आप पीई रेशियो के हिसाब से देखते हो। अब पीई रेशियो एक सही इंडिकेटर नहीं होता, ये एक शॉर्ट इंडिकेटर है। मतलब क्या है इसका? तो यहां आपको 58 का पीई देखने को मिलेगा और सेक्टर का पीई 17 देखने को मिलेगा। आप बोलोगे कि यार ये तो बेकार हो गया, 58 का पीई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी क्लास देता हूं मैं आपको स्टॉक्स के बारे में। जब आप स्टॉक्स को देखते हो तो यहां पे पीईजी रेशियो देखना होता है, मतलब करंट पीई और फॉरवर्ड ईपीएस की एक्सपेक्टेशंस लगा करके। ये पीटर लिंच की थ्योरी है। पीटर लिंच ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ और पीई को डिवाइड करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड पीईजी रेशियो मिल जाएगा। अब पीईजी रेशियो होता है कि कंपनी कितनी तेजी से ग्रो करने वाली है। एग्जांपल के तौर पे मान लो इसका पीई रेशियो है 58 के आसपास और कंपनी का जो ईपीएस है वो तेजी से ग्रो हो रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो फाइनेंशियल्स हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो सकते हैं अगले 1 से 2 साल के अंदर। मतलब जो ईपीएस ग्रोथ है जिसके बारे में नॉर्मली कोई बात नहीं करता, अर्निंग पर शेयर, ये अगर तगड़े तरीके से बढ़ गया तो यहां पे पीई एकदम से कंप्रेस हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर अर्निंग के बेसिस के ऊपर बाजार ऊपर या नीचे लेकर के जाता है किसी भी स्टॉक को। यहां पे मैं ग्रो की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी स्टॉक ले लो। पीईजी रेशियो अगर ये 1 से कम है, 1.5 से कम है, अगर हम स्पेसिफिक जाएं, सो ये अच्छा है, मतलब अंडर वैल्यूड है क्योंकि एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ ज्यादा हो रही है। और वहीं पे दूसरी तरफ पीईजी रेशियो अगर 1 या 1.5 से ज्यादा है, मतलब वो कंपनी ओवर वैल्यूड है और ईपीएस ग्रोथ आने के चांसेस कम होने वाले हैं। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं कि एक्चुअली अच्छी कंपनी जो मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज रखती है ये कैसे ढूंढे, इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है। सो पीईजी रेशियो एक राइट मेट्रिक है, ना कि पीई रेशियो। पीई रेशियो एक बहुत ही हाइपोथेटिकल मेट्रिक है जो कि आपको करंट वैल्यूएशन बताता है, ना कि एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से जो ग्रो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है बिकॉज ईपीएस ग्रोथ ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस मॉडल। अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये एसेट लाइट बिजनेस है। एसेट लाइट बिजनेस का मतलब है कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट करना था इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कर चुके हैं। अब यहां से अगर इन्हें ग्रो करना तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इनके प्लेटफॉर्म पर करंटली 1 लाख लोग ट्रेड करते हैं, अगर वो 2 लाख भी हो जाए तो इनको नया कैपिटल इन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है बिजनेस के अंदर, राइट। तो जब आप ऐसे बिजनेस को देखते हो जहां पर एसेट लाइट बिजनेस है तो यहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसी वजह से आप देखो जीरो था, बिना फंडिंग के भी आज बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और छोटी से स्टॉक मार्केट की क्लास भी मिल गई होगी। अब यहां पर चलते हैं और ट्रंप की बात करते हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर हो जाएगा। चांसेस हाई हैं कि सीज फायर हो जाए। सीज फायर का बेसिक मतलब क्या है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चलता रहेगा। मतलब ये जो आपको वॉर लाइक सिचुएशन दिख रही है ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होते हुए नहीं दिखने वाली। जो यूएस है वो अपनी चीजों के ऊपर अटका हुआ है, जो ईरान है वो अपनी चीजों के ऊपर अटका हुआ है। जो यूएस है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पेंड कर चुका है इस वॉर के अंदर, उसके पास जो एमिनेशन का बैकलॉग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो देखो, इसके अंदर एक अच्छी चीज दिख रही है। क्या? ये कहते हैं इसे अप ट्रेंड और इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। अगर आप देखोगे तो जब जब एक झटके के साथ क्रूड ऑयल नीचे आया है उसके बाद वापस इसने ऑल टाइम हाई नहीं पिक करा, राइट। ये हमेशा आकर के इस रेजिस्टेंट के पास है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं जाता। ये हमें ये दर्शाता है कि क्रूड ऑयल ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है और अब धीरे धीरे सेटल डाउन होगा। अब ये सेटल डाउन क्यों होगा और क्या वॉर के अंदर एस्केलेशन आ जाती है तो ये दोबारा सेटल डाउन हो सकता है? ये दोनों चीजें समझो। देखो ये सेटल डाउन इसलिए होगा कि जिस स्पेस के ऊपर करंट वॉर चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद
बंद भी रहता है तो चीजें इतने लेवल पर तो अटक चुकी हैं कि हाँ भाई $95 पर बैरल के हिसाब से ऑयल आपको मिल जाएगा, चाहे आप दूसरे डायरेक्शन से लेकर के आओ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से मत लेकर के आओ। इसका मतलब क्या है, जो करंट वैल्यूएशन है निफ्टी 50 की, ये ऑलरेडी चीजों को प्राइस इन कर चुकी है और अब ये रिकवरी मॉडल के अंदर चल रही है। मतलब अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए, मतलब न्यूक्लियर वॉर हो जाए या बहुत ही बड़ा झटका लग जाए, तो शायद ये सिचुएशन में थोड़ा ऊपर चला जाए। लेकिन जिस हिसाब की वॉर अभी चल रही है, अगर इस हिसाब से भी वॉर चलती रहे तो ब्रेंट क्रूड के बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको कहते हैं प्राइस इन होना। बाजार कब गिरता है और चढ़ता है, अगर आप इसको समझ गए तो आपका गेम चेंज हो जाएगा। लोग आज तक यही कहते रहते हैं कि भाई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप डेटा के ऊपर काम करोगे तो मैं कह रहा हूं 100% ऑफ द टाइम नहीं सही, आप 70 to 80% ऑफ द टाइम कर सकते हो। आप मेरी लास्ट की कुछ वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा। हमने बोला था स्विंग लेंगे, बाजार आपको वैसा करता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 की वैल्यूएशंस उठा करके देखोगे, हमेशा पीई रेशियो देखो, पीईजी रेशियो देखो, यहां पर क्या है, जब भी बाजार 20 के आसपास आया है एक रिकवरी आपको देखने को मिली है हिस्टोरिकली। जब निफ्टी 50 का लास्ट 10 साल में जब भी पीई 20 के आसपास आया, यहां पर देखो 2022 में 19 चला गया था, फिर रिकवरी हुई 21 तक आ गया, 22 तक आ गया, फिर 20 तक चला गया, फिर जो पी है वो 23 तक आ गया। आज की डेट में ये पी करीब 19 तक चला गया था, वापस चढ़ करके 21 तक आ गया। अब पीई अगर आप देखोगे, यहां पे जो पी इस वाले जोन पे था, काफी ज्यादा ग्रोथ के बाद पी 24 पर आया था। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि ईपीएस ग्रोथ स्लो हो गई थी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अर्निंग पर शेयर, निफ्टी की भी अर्निंग पर शेयर होती है ना। अगर ईपीएस आपकी कम है और आपकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, मतलब स्टॉक प्राइस या इंडेक्स ग्रो कर रहा है, तो आपका पीई कम रिकवरी के बावजूद पीई आपका रीजनेबल हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देखो, थोड़ी सी ग्रोथ आई है और आपका पी 21 का हो गया और हिस्टोरिकल पी 22 का हो गया। क्योंकि ईपीएस की एक्सपेक्टेशंस कम है, इसलिए पीई कम रिकवरी के बाद भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब ईपीएस ग्रोथ अगर आ जाए, मतलब हमारी कंपनी के रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाए, तो यही पीई सेम प्राइस पे आपको 19 का भी दिख सकता है। ये चीज आप कभी भी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप एक डिसेंट साइज की कंपनी खरीद रहे हो, अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीद रहे हो तो पीई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो अगेन पीई मैटर करता है। तो आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी कि अभी क्या हो रहा है। अभी रिकवरी आ रही है और अगर कोई मेजर बुरी खबर नहीं आती तो ब्रेंट क्रूड यहां से नीचे जाता हुआ आपको दिख सकता है। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या इसके इश्यूज नहीं है? बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है और इसके इश्यूज भी होंगे, जैसे कि आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और ये ऑलरेडी चीजों के अंदर देखने को मिल रहा है। चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपके रॉ मटेरियल जैसे कि खाना पीना हो गया, इनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, आपके मेडिकल बिल्स, इसके प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। सो इसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि हर चीज लॉजिस्टिक्स से जुड़ी है और लॉजिस्टिक्स के अंदर पेट्रोल डलता है, क्रूड ऑयल यूज होता है, डीजल डलता है, जिसके प्राइसेस बढ़ेंगे। अब इलेक्शन भी खत्म हो रहा है तो इंडिया के अंदर भी इसका मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दुनिया भर में ऑलरेडी हो चुका है, यूएस के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, दुनिया में काफी सारी जगह बढ़ चुके हैं, इंडिया में अभी तक नहीं बढ़े क्योंकि इलेक्शन का टाइम था। अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा। अब यहां पे इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे इंडिया में, जो ऑयल प्राइस है इसके अंदर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और गैस की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। अब यहां पे जो ट्रंप है वो बेसिकली कहना क्या चाहता है, ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि आप हमारी बात मान लो तो मैं इसको सीज फायर मान जाऊं, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सीज फायर नहीं मानूंगा। मतलब आप वियतनाम वाली वॉर याद रखो, जहां पे जो यूएस है वो काफी लंबे समय तक अटक गया था, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर भी जो बाजार था वो रिकवर करना शुरू कर गया था। हर वॉर डिफरेंट तरीके से काम करती है। इस समय पे अगर आप कमोडिटीज की बात करोगे, कमोडिटीज मतलब गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी वाले स्टॉक, कॉपर, ये रियल डिमांड की वजह से ऊपर गए थे, ये कोई आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से ऊपर नहीं गए थे। कॉपर डेटा सेंटर में यूज होगा, दुनिया को आगे बढ़ना है तो डेटा सेंटर की जरूरत है। दुनिया में एक्चुअली रियल ग्रोथ चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जब 2000 के पास 1995 में जब पहली बार इंटरनेट आया, www इनोवेट हुआ, तब वहां से जो ग्रोथ आई वो पिछले 20 साल में आपको देखने को मिली, राइट। अब यहां से जो एआई की ग्रोथ है वो अगले 20 साल तक चलेगी, जिसके अंदर जो कंपनीज हैं वो ग्रो करेंगी, जिसके अंदर जो कंपनीज हैं वो आने वाले टाइम पे रूल करेगी। और इसी वजह से जो डेट बेस्ड इकोनॉमी है जो आज की डेट में पूरी की पूरी दुनिया है, चाहे आप यूएस की बात करो, यूएस पे $38 ट्रिलियन के आसपास का डेट है, इंडिया पे भी डेट है, चाइना पे भी डेट है, हर किसी पे डेट है। ये जो डेट है जिसको कर्जा कहते हैं, ये कब कम होगा पूरी दुनिया के ऊपर, जब टेक्नोलॉजी आकर के आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी। प्रोडक्टिविटी का सिंपल मतलब है जो 10 लोग काम करते हैं
वो अब 5 लोग करेंगे, तो जो 5 लोग बचे वो अपनी स्किल को एनहांस करेंगे और वो 10 की जगह 20 लोगों का काम कर पाएंगे, मतलब कम समय में ज्यादा काम, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डेट कम लेंगे और रियल ग्रोथ आपको इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। जब ये चीज होगी तब जा करके हमारा जो देश है, हमारी जो दुनिया है, ये आगे बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी इसका एक मेजर कारण है। जब जब ग्रोथ आई है, रियल ग्रोथ आई है, तब तब ये चीज देखने को मिली है। ग्रोथ दो तरीके की होती है। पहली ग्रोथ होती है आर्टिफिशियल ग्रोथ, जहां पे मनी प्रिंटिंग की जाती है, जो आपने 2008 में देखा, 2020 में देखा और आज भी देख रहे हो। रियल ग्रोथ होती है दूसरी तरीके की, जहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रियल में पैसा प्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। अब रियल ग्रोथ की जरूरत है, आर्टिफिशियल ग्रोथ से चीजें नहीं हो पा रही। तो मेरा मानना ये है, ये जो वॉर है ये धीरे धीरे करके चलती रहेगी। यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल सेटलमेंट शायद ना आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड तरीके से बंद नहीं होगी। लोग धीरे धीरे करके पीछे आएंगे, लाइफ नॉर्मल होगी और क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे। कोई एक बीच का ग्राउंड सेटलमेंट किया जाएगा जहां पे यूएस को भी दिक्कत ना हो, ईरान को भी दिक्कत ना हो। अगर ऐसा होता है तो चीजें वापस से नीचे आएंगी और ब्रेंट क्रूड वापस से नीचे आएगा, दुनिया चलने लगेगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि साल, 2 साल, 5 साल तक ये चलेगा, नहीं हो सकता। 2, 4, 5 महीने, 6 महीने ये चले, उसके बाद चीजें सेटल डाउन हो जाए। अब यहां पर आप ये सोचो कि 6 महीने तक बाजार में कुछ नहीं होगा, नहीं, बाजार में रिकवरी आएगी। जैसे आप देख रहे हो, वापस से 21-22 के पी पर आएगा और बाजार फिर क्रैश करेगा। नई रिकवरी, नई ऑल टाइम हाई बनने में मुश्किल होगा। तो अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर, तो आपको स्विंग ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्विंग ट्रेड एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब लास्ट बात करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि करेंसी को प्रोटेक्ट कैसे करें। अब एक मेजर इशू निकल के आया इंडिया के अंदर, जब इंडिया 4th लार्जेस्ट से 6th लार्जेस्ट हुई, जो लोगों को हिट हुआ और एफआईआई को पहले से पता था, करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो छोटी इकोनॉमी होती है ना, इसमें दिक्कत होती है। अब करेंसी रिस्क इंडिया के अंदर भी दिख रहा है, जहां पे करेंसी काफी ज्यादा फॉल हो रही है धीरे धीरे, और करेंसी ऐसी फॉल होती रही तो काफी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर, बिकॉज हम नेट इंपोर्टर हैं, तो करेंसी आप बहुत ज्यादा गिरने नहीं दे सकते। अब अगर आपको करेंसी रिस्क हटाना अपने पोर्टफोलियो से, तो एक ऐसी करेंसी चाहिए आपको जो स्टेबल हो, या जिसको पूरी दुनिया मानती हो, जो कि स्ट्रांग हो, बहुत जल्दी टूट ना सके, इजीली टूट ना सके। उस केस में आता है हमारा डॉलर, और उस केस में हमारा ऑल्टरनेट आता है गोल्ड। आई होप आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होगा, नहीं है तो 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गोल्ड को इस तरीके से समझो, ये एक सेफ हेवन है। जब बाजार गिरेगा तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जब बाजार चढ़ेगा तो ये गिरेगा। इससे बहुत उम्मीदें मत लगाओ, लेकिन होना चाहिए। ये आपके इन्फ्लेशन को हेज करने में हेल्प करेगा, करेंसी रिस्क को कम करेगा इंडिया के अंदर। तो गोल्ड अवॉइड मत करना। अब गोल्ड एक पार्ट हो सकता है, अगर आप मेरे से 2 साल पहले बोलते तो शायद मैं बोलता कि गोल्ड एक पार्ट नहीं हो सकता, बट आज मैं बोलूंगा गोल्ड एक पार्ट हो सकता है। मेटल का जो ईटीएफ है वो आपको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि मेटल, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे गोल्ड हो, क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के अंदर यूएस ने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अब अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर एक बूम चल रहा है जिसको कहते हैं सेमीकंडक्टर ईटीएफ। इंडिया के अंदर ऐसा कोई ईटीएफ है बिल्कुल भी नहीं, और जो है वो इंडियन स्टॉक्स के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है, उसके अंदर कुछ खास स्टॉक्स आपको मिलेंगे नहीं जो रियल टाइम पे ग्रो कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं वेस्टेड। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपको लेना है वेस्टेड से लो, आईएनडी मनी से लो, आप इंटरएक्टिव ब्रोकर से ले सकते हो। मैंने इंटरएक्टिव ब्रोकर काफी बार यूज करा अपने पास्ट में, बट काफी ज्यादा चार्जेस लेता है। इसी के साथ साथ जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा हेडेक बना देता है, राइट। तो इसी वजह से मैंने इंटरएक्टिव ब्रोकर को बंद कर दिया। तो अब मैं मूव कर चुका हूं 2 प्लेटफॉर्म पे, वेस्टेड और आईएनडी मनी। वेस्टेड जो है ये मेरे को ज्यादा पसंद आता है, तो मैं इसके थ्रू एज ऑफ नाउ यहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं स्विच कर लूंगा, ठीक है। बट वेस्टेड मैं लास्ट 4-5 साल से यूज कर रहा हूं अपनी एसआईपी के लिए। अब वेस्टेड के अंदर एक ईटीएफ है सेमीकंडक्टर आई शेयर का ईटीएफ, जिसको आप आओगे XOXX के नाम से सर्च कर सकते हो। अब ये जो ईटीएफ है ये क्या करता है, 80% इक्विटी में पैसा डालता है और 20% से एफएनओ करता है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे अपने रिस्क को हेज करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो ये हाईली रिस्की है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हाईली रिस्की ईटीएफ की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये थीमेटिक है, सेमीकंडक्टर। अगर आपको सेमीकंडक्टर पे भरोसा है, पूरी दुनिया में एआई के अंदर, फोन के अंदर आपको सेमीकंडक्टर चाहिए, आने वाले टाइम पे सेमीकंडक्टर बूम करेगा ही करेगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है। मैं नहीं कह रहा आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। डिस्क्लोजर भी दे देता हूं, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये वाला ईटीएफ है। अब इसके अंदर मैं एसआईपी कर रहा हूं। एसआईपी का क्या मतलब है कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा पैसा यहां पर इन्वेस्ट करता रहता हूं मंथली के लेवल पर। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हो यहां पे, तो जो आपकी करेंसी है आईएनआर, लेट से आपने $100 इंडिया से यूएस के अंदर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट किया। अब मान लो कि आपकी जो करेंसी है 5 से 7% गिर गई, लेकिन जो डॉलर है वो तो स्ट्रांग है। डॉलर स्ट्रांग होगा तभी आपकी करेंसी वीक होगी, राइट। तो इस वजह से करेंसी का प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको। यहां
यहाँ पे मैं SIP कर रहा हूँ और 5 साल में आप देख सकते हो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। बट 10 साल में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, क्योंकि 2019 तक सेमीकंडक्टर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि डिमांड नहीं थी, AI इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ था। अब AI डे टू डे काफी पावरफुल हो रहा है। आप याद रखो जो सन 2000 के अंदर .com बबल था वैसा बन रहा है, राइट। लेकिन .com बबल जब बर्स्ट हुआ ज्यादातर कंपनियां 50-60% गिर गई, ठीक है, लेकिन रिकवरी के अंदर अच्छे स्टॉक्स रिकवर करे, और आज की डेट में Amazon, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से आप इन सबको जानते हो। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर है, ये जब क्रैश होगा तो 60% तक का क्रैश मान करके चलो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है, लेकिन रिकवरी आपके सामने है। और क्रैश हुआ है, देखो यहां से यहां तक क्रैश हुआ 60% का, फिर रीसेंट क्रैश हुआ 60% का, उसका रीसेंट क्रैश हुआ 30% का। सो क्रैश टाइम टू टाइम होता रहता है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके एक्सपेंसिव हो रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, इस वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है काफी ज्यादा हाई आपको देखने को मिल रही है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, रिसर्च करना उसके बाद इन्वेस्ट करना। वेस्टेड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो लिंक एफिलिएटेड लिंक है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो उस लिंक से जाकर के अकाउंट खोल सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी जाकर के कहीं से भी कोई सा भी अकाउंट खोलो, चाहे इंडी मनी का हो चाहे वेस्टेड का हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। मैं ये यूज करता हूँ तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो आई होप आपको आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।